विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंटर। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल ही होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है ना। पॉइंटर को भी अन्य वेरिएबल्स की तरह एक डाटा टाइप रखते हुए, उसका नाम रखते हुए और नाम के साथ एक स्टार का उपयोग किया जाता है जो पॉइंटर को हम डिक्लेयर करते हैं। तो नॉर्मल वेरिएबल जब अपन डिक्लेयर करते हैं तो सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, जैसे इंटीजर, वेरिएबल का नाम रख दिया वर इजिकल्स टू 20। आप चाहो तो इनिशियल वैल्यू रखो या मत रखो। लेकिन जब पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो डाटा टाइप रखते हैं, पॉइंटर का कोई एक नाम रखते हैं और उसके साथ नाम के साथ स्टार रखते हैं, तभी वो एक पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल वेरिएबल रह जाता है। तो पॉइंटर वेरिएबल एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जो अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, और पॉइंटर को डिक्लेयर करते समय उसकी डाटा टाइप, उसका नाम और नाम के साथ स्टार साइन का यूज़ किया जाता है। जैसे पॉइंटर डिक्लेरेशन का सिंटेक्स आप देखिए, डाटा टाइप, किसी भी डाटा टाइप का पॉइंटर लिया जा सकता है, फिर स्टार और पॉइंटर का नाम, फिर सेमीकोलन। जैसे दो उदाहरण देख सकते हैं, इंटीजर पॉइंटर p, कैरेक्टर पॉइंटर c। अगर ये स्टार नहीं होते तो ये नॉर्मल वेरिएबल होते, बट ये अब स्पेशल वेरिएबल हैं, अब ये पॉइंटर वेरिएबल हैं। अर्थात पॉइंटर का उपयोग किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना होता है। अब एक विशेष ध्यान देने योग्य बात, किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, हम जानते हैं सभी वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है। किसी को 2 बाइट की होती है, किसी को 4 बाइट की होती तो मेमोरी एलोकेट ही। तो कंप्यूटर के अंदर सभी मेमोरी बाइट्स का एक मेमोरी रेफरेंस नंबर होता है, उसको मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। इसका मतलब हर वेरिएबल का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस या मेमोरी रेफरेंस होता है ना। तो ध्यान ये देना है कि यह मेमोरी एड्रेस जो है, ये मेमोरी रेफरेंस जो है वो एक ही प्रकार का होता है। मतलब नोट पढ़िए, सभी प्रकार के पॉइंटरों का मान, मतलब पॉइंटर में मेमोरी एड्रेस ही रहता है, सभी प्रकार के पॉइंटरों के मानों का डाटा प्रकार एक ही होता है, एक जैसा ही होता है। जो एक मेमोरी पता होता है, यह एक लॉन्ग हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जिसका %x, जैसे इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं ना, कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए %x फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ, पॉइंटर भले ही किसी भी टाइप का हो, चाहे वो इंटीजर पॉइंटर हो, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, सभी पॉइंटर्स की जो साइज़ है वो एक समान होगी। ये ध्यान देना, वापस बोल रहा हूँ, पॉइंटर भले किसी भी डाटा टाइप का हो, लेकिन उनकी सबकी जो साइज़ है वो एक समान होगी, क्योंकि सभी पॉइंटर्स के अंदर रहता क्या है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, लॉन्ग हेक्साडेसिमल वैल्यू ही तो रहती है, चाहे वो इंटीजर का पॉइंटर है, चाहे वो कैरेक्टर का पॉइंटर है। इसलिए सभी पॉइंटर्स की साइज़ एक समान होती है। अब 2 बातें और आप जानिए। सबसे पहले ये स्टार, यूँ तो आपने इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई के रूप में काम आता है, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, दूसरा नाम भी है, दूसरा प्रयोग भी है। ये स्टार जो है, ये अभी अपन पॉइंटर डिक्लेयर करते समय बताया था ना कि वेरिएबल पॉइंटर नेम के साथ लगाते तभी वो पॉइंटर बनता, नहीं तो नॉर्मल वेरिएबल रह जाता है। तो ये इस स्टार का नाम है वैल्यूएट ऑपरेटर या रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है। पॉइंटर का नाम क्या है, वैल्यूएट ऑपरेटर। पॉइंटर डिक्लेयर करते समय लगाते हैं, या हमारे पास किसी पॉइंटर में वैल्यू पड़ी है, मतलब कि किसी मेमोरी का या किसी वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है, तो वहाँ से वैल्यू को वापस प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2 जगहों पर, एक तो पॉइंटर डिक्लेयर करते समय, और एक जब पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस पड़ा और उस वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें गेट करना, तो वापस यही वैल्यूएट ऑपरेटर लगाया जाता है। और दूसरा इसका जस्ट रिवर्स है, जिसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एम्परसेंड का साइन, ये जिसको अपन एंड का साइन बोलते हैं। तो ये है वैल्यूएट ऑपरेटर। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी भी वेरिएबल से जब अपने किसी वेरिएबल का जब एड्रेस गेट करना हो, तो उस वेरिएबल नाम के साथ इसको लगा दिया जाता है।
क्योंकि जब कोई वेरिएबल का नाम लिखा आता है तो वो अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल का नाम जहाँ कहीं पे भी आप रखोगे तो वो उसकी वैल्यू को देता है। और अगर आपको उस वेरिएबल का एड्रेस लगाना है, निकालना है, तो उस वेरिएबल नाम के साथ आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, ये एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ये देखिए इंटीजर वर नाम का एक वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का वर नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें इनिशियल वैल्यू मैंने 20 डाल दी है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक दूसरा वेरिएबल और लिया है जो स्टार के साथ है, मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, पॉइंटर वेरिएबल है और जिसका नाम है IP। व्हाट इज़ IP? IP इज़ एन इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल। यस, अब मैंने क्या क्या IP में डाला, इस असाइन किया, IP इजिकल टू क्या, IP में क्या असाइन कर रहा हूँ आपको ध्यान ही, IP एक पॉइंटर है, मतलब इसमें एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराया जा सकता है। तो मैंने जो ये वर वेरिएबल लिया है, इसका एड्रेस मैं IP में डालना चाहता हूँ, तो मैंने IP इजिकल टू वर नहीं लिखा, IP इजिकल टू वर के साथ क्या लगा दिया, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया। क्या लिखा? IP इजिकल्स टू एड्रेस ऑफ वर, मतलब वर का जो एड्रेस है वो किस में चला गया, अब IP में चला गया। IP में 20 नहीं गया है ना, IP में इस वर वेरिएबल का एड्रेस गया है। अब देखिएगा, अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ वर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है तो %x लगता है। मैंने बताया ना, पॉइंटर के लिए या मेमोरी रेफरेंस को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग %x होता है। तो एड्रेस ऑफ वर पॉइंटर एड्रेस ऑफ वर बराबर %x, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एड्रेस ऑफ वर, देखो ऐसे प्रिंट हो गया। या एड्रेस ऑफ वर की जगह अगली लाइन में देखिएगा, एड्रेस ऑफ वर बराबर %x और IP, चाहे मैं IP लिखूँ चाहे एड्रेस ऑफ वर लिखूँ, एक ही तो बात है ना, ये देखिए ना ऊपर, है ना। अच्छा, आगे देखिए, तो ये तो हुआ किसी एड्रेस को प्रिंट करवाना हो तो। अब आगे देखिए, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ, अब मुझे वर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, 20 को प्रिंट करना है, तो वैल्यू ऑफ वर बराबर %d लगेगा, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ वर बराबर, या सीधा ऐसे लिख सकते हैं, वर इज़ बराबर %d और कॉमा वर, ये जनरल पैटर्न आप यूज़ करते ही हो। इसका दूसरा तरीका, जब आपके पास वेरिएबल का नाम नहीं हो पर उसको एक्सेस नहीं करना हो और उस वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में पड़ा और उससे वैल्यू निकालनी है, जैसे IP से, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वर बराबर %d, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू एट IP। ये देखो मैंने बताया ना, इसका दो यूज होता है, एक तो पॉइंटर डिक्लेयर करते समय और दूसरा पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को निकालना हो। तो वैल्यू ऑफ वर बराबर %d कॉमा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पहले वर लिखा था, वर की जगह अब क्या लिख दिया मैंने, एड्रेस क्या लिख दिया मैंने, वैल्यू एट IP। यह एक तीसरा और देखिएगा, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ वर बराबर %d कॉमा, अब मैंने क्या लिखा, दोनों लगा दिए, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये इसको और इसको दोनों को कैंसिल करके फाइनली यहाँ वर ही बचेगा। तो ये इस उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि इनका यूज़ क्या होता है। अब है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जिसमें किसी एड्रेस को स्टोर करने के बजाय, एड्रेस जब हमारे पास अवेलेबल नहीं हो तो हम उसकी जगह पर NULL नल, जो एक कीवर्ड है, ये मेमोरी एड्रेस में, मेमोरी लाइब्रेरी में, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइन है नल वैल्यू को असाइन कर दें तो उस पॉइंटर को नल पॉइंटर कहते हैं। और नल पॉइंटर की मतलब नल वैल्यू की जो मान होती है वो 0 होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, इंटीजर पॉइंटर P, ये मैंने पॉइंटर को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करते ही अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, नल डाल दिया। इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, आगे आप लिख दो अगली लाइन में, भले PTR बराबर एड्रेस ऑफ कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल किसी पॉइंटर में कोई एड्रेस नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, एड्रेस अभी नहीं डालना चाहते तब तक के लिए उसमें चाहे तो आप नल स्टोर कर सकते हैं, और जिस पॉइंटर में नल वैल्यू पड़ी है उसको नल पॉइंटर कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा इसका थ्योरी है। अच्छा, ये देखो, तो मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है और इस पर नल डाल दिया। अगली लाइन में मैंने वापस इसको प्रिंट कराया है, प्रिंट एफ PTR, वही PTR पॉइंटर जो ऊपर लिया, PTR बराबर %x, क्योंकि पॉइंटर को तो एड्रेस को तो %x से ही किया जाता ना, तो PTR बराबर %x कॉमा PTR, तो क्या आएगा इसका, PTR बराबर 0 आ जाएगी, क्योंकि मैंने ऊपर ही नल डाला है। तो ये होता है नल पॉइंटर। ये भी आपको एक छोटा सा डेफिनेशन इसका ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट, किसी पॉइंटर को हम चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं
इफ़ लगाकर कैसे जांच सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। मतलब पॉइंटर में या तो कोई एड्रेस होता है और या फिर नल होता है। नल का मतलब जीरो, और आपको इफ़ अच्छे से आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि इफ़ जीरो वैल्यू के साथ इफ़ फॉल्स हो जाता है और नॉन जीरो के साथ वो ट्रू हो जाता है। तो इसके दो तरीके हैं। मैंने लिख दिया इफ़ पीटीआर। अब पीटीआर में अगर जीरो है, मतलब पीटीआर में अगर नल है, तब तो ये फॉल्स हो जाएगा, सक्सीड नहीं होगा। और पीटीआर अगर नॉट नल है तो वो सक्सीड होगा, है ना। तो इफ़ पीटीआर, तो क्या लिखा मैंने आगे इसका डिस्क्रिप्शन, सक्सीड मतलब ये इफ़ ट्रू होगा। इफ़ पीटीआर इज़ नॉट नल, अगर ये नॉट नल होगा तभी तो ट्रू होगा, नल के साथ तो इफ़ फॉल्स हो जाएगा ना। दूसरा एक और तरीका है, इफ़ ये मैंने नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लिया तो इसका रिवर्स कर रहा है ये जस्ट। पीटीआर जो भी है उसको, पीटीआर अगर मतलब जीरो दे रहा है नल होने की वजह से, तो उसको ये ट्रू बना रहा है ना। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, नॉट ऑपरेटर है। आपने एंड और नॉट 3 ऑपरेटर पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर में। तो इफ़ नॉट पीटीआर, तो ये सक्सीड कब होगा, जब पीटीआर नल होगा। पीटीआर नल होगा मतलब जीरो होगा, मतलब फॉल्स होगा, और उसका रिवर्स ये नॉट कर देगा तो ट्रू बनकर ये सक्सीड हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं किसी भी पॉइंटर को जांच करने के लिए, इफ़ लगाकर ऐसे किया जा सकता है। ये हुई पॉइंटर की कहानी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन टर्म से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइल टाइम उनको मेमोरी एलोकेट होती है। आप जानते हैं उनके अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप, इंटीजर है तो 2 बाइट, फ्लोट तो 4 बाइट, इस प्रकार से। अच्छा, जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो भी उसको मेमोरी एलोकेट होती है। अब यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। देखिए, जनरली जो आप अब तक यूज़ कर रहे हैं, या जो जनरली जो होता है अपने आप जो होता है, जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। और यहाँ पर एक दूसरा प्रकार भी है, वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है। सिंपल सा एक समझने का इसका ये तरीका हो सकता है कि जो वेरिएबल्स में जो मेमोरी एलोकेट होती है, वेरिएबल्स के थ्रू जो होती है, कंपाइल टाइम के वक्त जो होती है वो होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और जो मेमोरी पॉइंटर्स में होती है रन टाइम के वक्त होती है वो होती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब इन दोनों में अंतर भी समझिएगा। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम से पहले, मतलब कंपाइल के समय किया जाता है, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर किया जाता है, इसलिए इसे रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है। दूसरा, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल से रिलेटेड है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर से रिलेटेड है, और ये स्वतः होता है, और यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन फंक्शन जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं ये लगा कर किया जाता है। अच्छा, एक और अंतर, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इसके डाटा को मेमोरी के डेटा सेगमेंट में सहेजता है, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसकी मेमोरी को हीप में सहेजता है। अच्छा, एक और चीज़, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन रनिंग टाइम में बचत करता है, लेकिन सभी केसेस में ये ज़रूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एक प्रकार से फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन होता है। आपने जो भी डिसाइड कर लिया कि जिस साइज़ का, मान लो एरे की बात करते हैं, तो आपने जो एरे लिया है, जितने एलिमेंट्स का लिया है, आपने साइज़ बता दी कि 10 एलिमेंट्स, अब आपको उन 10 एलिमेंट्स को यूज़ करना ही है। अब आपके पास 7 ही है तो 7 वैल्यूज़ है तो 3 मेमोरीज, 3 डाटा के लिए वो वेस्टेज हो गया मेमोरी स्पेस, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी वेस्टेज या मेमोरी शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम आती है, जबकि रन टाइम मेमोरी एलोकेशन वो मेमोरी एलोकेशन है जो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उस केस में बेटर है जब आपको पहले से ये नहीं पता हो कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। तो उस केस में फिर रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू नीड, तो फिर वो होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और अगर आपको ये पहले से पता है कि कितने डाटा है, कितना मेमोरी का रिक्वायरमेंट है, ये पहले से पता है, तो फिर उस केस में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बेस्ट होता है। और अगर आपको ये पहले से पता नहीं है कि टोटली कितने डाटा है या कितने डाटा होंगे, तो फिर वहाँ पर रन टाइम बेटर है, क्योंकि अगर ये वाला ले लोगे उस केस में तो वेस्टेज या शॉर्टेज वाली दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का मेमोरी एलोकेशन होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन। हम लोग ये यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसमें पहले 5 चैप्टर हैं और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। यूनिट का नाम है डाटा स्ट्रक्चर थ्रू सी लैंग्वेज, जिसमें हमारा
एरे वाला चैप्टर चल रहा है। तो सी लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड 4 फंक्शन हैं और इनका नाम है ये देखिए, पहला है मेलॉक, दूसरा है कैलॉक, तीसरा है रीएलॉक और चौथा है फ्री। दीज आर 4 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस। दीज आर अवेलेबल इन alloc.h हेडर फाइल्स। तो अब इन चारों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है मेलॉक, तो किसी दी गई साइज़ का मेमोरी ब्लॉक आवंटित करता है, अलोकेट कर देता है, और उस मेमोरी का एड्रेस, जो मेमोरी ब्लॉक आवंटित कर रहा है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, उसका एड्रेस पॉइंटर के वॉइड प्रकार के पॉइंटर के रूप में रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स देखिए, इसका मेलॉक का सिंटेक्स है वॉइड पॉइंटर मेलॉक, और मेलॉक के ब्रैकेट में सिर्फ एक वैल्यू दी जाती है, वो आप इंटीजर के रूप में सीधा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू होती है नंबर ऑफ़ बाइट्स, कितने बाइट्स का ये आपको मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करवाना है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखिएगा। मैंने सबसे पहले, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है उसके लिए पॉइंटर की नीड होती है, तो इंटीजर पॉइंटर एक्स, मैंने एक पॉइंटर लिया है सबसे पहले, एक्स नाम का इंटीजर पॉइंटर। फिर मैंने देखिए मेलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करवाया। आगे मेलॉक में कितना लिख दिया, 20, मतलब मेलॉक फंक्शन 20 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करके और उसका एड्रेस एक्स में स्टोर करेगा। मैंने यही तो लिखा, ये रिटर्न करता है इसलिए एक्स में ले लिया इसको, एक्स इजिकल्स टू, और इसका टाइप कास्ट कर दिया है इंटीजर पॉइंटर, है ना। मुझे इसमें इंटीजर वैल्यूज़ को डालना है, तो एज ए इंटीजर प्रॉपर्टी का मैंने इसको बना लिया। इसको टाइप कास्ट करना कहते हैं। ब्रैकेट में जब इस प्रकार से लिखा जाता है ना, ये टाइप कास्टिंग भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, तो वही है ये। नेक्स्ट आता है calloc.h, दी गई साइज़ के कई सारे मेमोरी ब्लॉक का आवंटन करता है और वही एड्रेस पॉइंटर में वॉइड पॉइंटर के रूप में रिटर्न करता है, जिसको पॉइंटर में ले लेते हैं। अर्थात मतलब कैलॉक क्या करता है, अर्थात तत्वों की संख्या के अनुसार एरे आवंटित करता है। कोई एरे लेना है, मतलब कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए टोटल कितने साइज़ के कितने ब्लॉक, किस साइज़ के और कितने ब्लॉक, इस प्रकार से आपको एलोकेशन करवाना है। एरे ही होता है इस टाइप का, तो वहाँ पर वो कैलॉक लगा सकते हैं, मेलॉक नहीं लेके। इसका सिंटेक्स क्या कहता है, इसका सिंटेक्स कहता है वही वॉइड स्टार कैलॉक, लेकिन इसके डिफरेंस ये आ जाता है कि ब्रैकेट में 2 चीज़ें दी जाती है, नंबर ऑफ़ आइटम्स मतलब कितने ब्लॉक्स, और साइज़ ऑफ आइटम मतलब पर ब्लॉक साइज़ क्या है ना। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स और साइज़ ऑफ ब्लॉक, ये दोनों इंटीजर वैल्यूज़ भी दी जा सकती है। साइज़ ऑफ एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है, उसका यूज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो अब मैंने उदाहरण देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक फ्लोट पॉइंटर लिया है y, है ना, y। अब y में आ रहा है y इजिकल्स टू, ये देखो टाइप कास्ट करके मैंने फ्लोट पॉइंटर भी बना दिया है इसको, क्योंकि जो एड्रेस आ रहा है कैलॉक के थ्रू, उसको प्रॉपर्टी क्या दे दी मैंने, फ्लोट पॉइंटर। y एक फ्लोट पॉइंटर लिया हुआ है। यस, कैलॉक 10 मतलब मुझे 10 ब्लॉक्स चाहिए, कॉमा किस साइज़ के चाहिए, तो मैं सीधा यहाँ पर कॉमा के बाद 4 लिख सकता था, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। साइज़ ऑफ एक कीवर्ड है, एक फंक्शन है, और साइज़ ऑफ के ब्रैकेट में लिख दिया मैंने फ्लोट, तो अपना आप ये कैलकुलेट होकर यहाँ पर 4 बनेगा। तो 10,4 मतलब ये टोटली 40 बाइट का कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस अलोकेट कर देगा। और इसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या बना दी है, फ्लोट, टाइप कास्ट करके। ये इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, 11th में देख लेना बुक में जाके, मैं पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये हुआ कैलॉक। अब नेक्स्ट आता है रीएलॉक। री से आपको समझ में आता है दोबारा एलोकेशन, चेंज करना, पहले से जो एलोकेटेड स्पेस अगर उसकी साइज़ चेंज करनी है, कम ज़्यादा है, तो पहले से एलोकेटेड मेमोरी साइज़ को बदलकर दूसरा नया साइज़ का मेमोरी एलोकेशन करना रीएलॉक फंक्शन का काम है। और इसका सिंटेक्स वॉइड पॉइंटर रीएलॉक, और इसके ब्रैकेट में भी 2 वैल्यूज़ होती है, किस पॉइंटर में चेंज करना है और नया साइज़ क्या देना है। जैसे देखिए एक इंटीजर पॉइंटर p है, इसमें सबसे पहले मैंने मेलॉक फंक्शन लगाकर 50 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करवा ली, और अब इस p को, ये देखो रीएलॉक का यूज़ मैंने यहाँ किया है, तीसरी लाइन में, इस लाइन में ये रीएलॉक यूज़ हुआ है। तो मेलॉक से जो मैंने ऊपर 50 बाइट्स का जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करवाया है, उसको बदल रहे हैं हम। मैंने क्या लिखा, p इजिकल्स टू इंटीजर पॉइंटर के रूप में ही रखना है, रीएलॉक p, 100, तो ये p बदलेगा और अब 100 हो जाएगा, कौन, और वापस भी किस में जाएगा, p में जाएगा।
तो यहाँ पर ब्रैकेट में दो चीज़ें देती है, किस पॉइंटर को या किस एड्रेस को बदलना और किस साइज से बदलना है, ऐसे। ठीक है, तो ये रीअलोक है। और अब एक और फंक्शन बचा है फ्री। दिए गए पॉइंटर से किसी एलोकेटेड मेमोरी स्पेस को फ्री करना, रिलीज़ करना। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखिएगा, वॉइड। अब यहाँ पर पॉइंटर नहीं होता है क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं करता है, फ्री रिटर्न कुछ नहीं करता है, तो इसलिए वॉइड मीन्स नथिंग। वहाँ पर वॉइड के साथ पॉइंटर था, मतलब कोई भी प्रकार का हो सकता है। वॉइड स्टार का मतलब कोई भी प्रकार का बना सकते हो आप इसको, इसलिए अपन टाइप कास्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ वॉइड, स्टार नहीं है। तो वॉइड फ्री और ब्रैकेट में लिख दो फ्री में पॉइंटर का नाम। जैसे देखिएगा, मैंने एक इंटीजर पॉइंटर m लिया है, फिर मैंने इस m में मेमोरी एलोकेट करवाई है कैलॉक लगाकर 5 ब्लॉक 2-2 बाइट के, मतलब ये एक मेमोरी एलोकेट करवा लिया कैलॉक से। और इसकी अगली लाइन में आप देखिए, लास्ट में ये उदाहरण किसका बन रहा है यहाँ पर, फ्री का। अगली लाइन में क्या है, फ्री m, सीधा ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये m में जो एलोकेटेड मेमोरी है वो यहाँ पर फ्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये alloc.h कौन सी हेडर फाइल है, alloc.h, ये एक हेडर फाइल का नाम है। और इस हेडर फाइल में ये चारों फंक्शन अवेलेबल हैं। सी लैंग्वेज में इनका यूज़ होता है, मेमोरी एलोकेशन से संबंधित है। और C++ में जो है वो मेमोरी एलोकेशन जो होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उसके लिए वहाँ पर 2 ऑपरेटर अवेलेबल हैं, न्यू और दूसरा है डिलीट, है ना। वहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ पर 4 हैं। न्यू मेमोरी एलोकेट करता है, डिलीट वापस एलोकेटेड मेमोरी को डिलीट या डी एलोकेट करता है। C++ में, सी लैंग्वेज में ये 4 है। इस प्रकार से इन बातों को आप समझना, ध्यान रखना, बुक में भी एक बार पढ़ना और क्लियर करना अच्छे से। एक बात का और आप ध्यान रखें, ये चारों मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन alloc.h में भी अवेलेबल हैं। इसके साथ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib stdlib.h में भी अवेलेबल है। तो किसी एक हेडर फाइल को आप इंक्लूड करवा सकते हैं, इनको यूज़ करना हो तो। दोनों ही करेक्ट हैं, चेक कर सकते हैं आप, इस बात का ध्यान रखें। आपकी बुक में stdlib का जिक्र है। ओके।